हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ एक्स-मैन के 9th और 10th एपिसोड को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड की शुरुआत में ही हमें पता चलता है कि म्यूटेंट के लीडर चार्ल्स जेवियर की डेथ हो चुकी है, जिन्हें मारने वाला हेनरी गाइक नामक एक शख्स है। जिसके बाद ये सीन मूव होता है एक शख्स की तरफ जो कि एक म्यूटेंट है और उसे एक बेस पर ले आया गया है, जहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद है जो म्यूटेंट्स को पसंद नहीं करते। जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि म्यूटेंट्स की पावर को रोकने के लिए उन लोगों ने एक कॉलर डिवाइस बनाया है, जिससे उनकी पावर डीएक्टिवेट हो जाती है। और वहाँ मौजूदा लोग जब उस लड़के को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसी दौरान हम देख पाते हैं कि स्टॉर्म आकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, पर अफसोस वो सभी उस पर ही अटैक कर देते हैं। बदले में स्टॉर्म को भी उन पर अटैक करना पड़ता है, जिसमें उसका साथ बिशॉप और साइक्लॉप्स देते हैं। पर वो सभी मिल साइक्लॉप्स को रोकने में कामयाब होते हैं, वो भी कुछ वेपन्स की मदद से। जैसे साइक्लोन को ये समझ आता है कि वो वेपन्स एक सेंटिनल टेक्नोलॉजी है। सेंटिनल टेक्नोलॉजी मतलब कुछ ऐसे रोबोट्स जिनको इंसानों ने ही बनाया है ताकि वो म्यूटेंट्स को रोक सके। और उन्हीं के बारे में जानने के लिए साइक्लोन उन लोगों से पूछने की कोशिश करता है, पर अफसोस वो लोग उसे कोई जवाब नहीं देते। जिसके बदले वो लोग उसकी आंखों की मशीन को निकाल लेते हैं, यही सोचते हुए कि शायद साइक्लोन इसी की मदद से अपने लेजर पावर को इस्तेमाल कर पा रहा था। लेकिन उसकी आंखों से उसकी मशीन निकालते ही हम देख पाते हैं कि साइक्लोन अपनी आंखों की मदद से उन पर इतना बड़ा अटैक करता है कि वो पूरी बिल्डिंग टूट जाती है। वो सभी लोग वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब होते हैं और साथ ही उस म्यूटेंट लड़के को बचाने में भी। जिसके बाद वो लोग उसे जेवियर स्कूल ले आते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो सभी लोग उन्हीं ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कल रात जिस ग्रुप से उन लोगों की फाइट हुई थी उसे रिलेटेड। साथ ही उसी दौरान हम देख पाते हैं कि जेन भी वहाँ आ पहुंची है, जिसे देख हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। साथ ही उसी लड़की की बात करें जिसका नाम रॉबर्टो है, उसे अब होश आ चुका है, जिसका पहला इंट्रोडक्शन बीस से हुआ है, यानी कि हैन मकॉय से और साथ ही जुबली से, जो दोनों ही उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जिसके बाद हम स्टॉर्म और साइक्लोन को उसकी तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं, जो बीस्ट से रोबोटो के बारे में पूछ रहे हैं जिसकी हालत अब कैसी है। जिसके जवाब में बीस्ट उन्हें बताता है कि वो अभी ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसकी म्यूटेंट पावर क्या है। साथ ही वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि रोबोटो यहाँ से ही जाने की कोशिश कर रहा है। जिसके जवाब में साइक्लोन उसे बताता है कि बाहर की दुनिया उसके लिए खतरा हो सकती है, तो बेहतर रहेगा कि जब तक बाहर की हालत सुधरते नहीं वो यही रहे। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि वो लोग उसे डेंजर रूम ले जाते हैं, जहाँ वो लोग उसकी पावर को टेस्ट करने वाले हैं, ताकि उन्हें पता चले कि रोबोटो के पास एक्चुअल में पावर है क्या। जिसके बाद जुबली उसकी पावर को टेस्ट करने के लिए मैग्नेटो का एक विजुअल चला देती है, जिसे देख रोबोटो को उस पर अटैक करना चाहिए था, पर अफसोस वो उससे डर जाता है। और उस सिनेरियो में हम वुल्वरीन को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो उन मशीन्स को बनकर रोबोटो को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद ये सीन मूव होता है जेन और साइक्लोप की तरफ, जो दोनों ही मिल डॉक्टर कूपर से वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहे हैं। जिन बातचीत में हमें पता चलता है कि डॉक्टर कूपर को भी ये नहीं पता था कि कुछ एंटी म्यूटेंट ग्रुप भी मौजूद है, जिन्हें सिर्फ अफवाहों में सुना गया था, लेकिन आज तक देखा नहीं गया। पर कल रात उनकी एक झलक पता चली है। साथ ही उन लोगों के पास सेंटिनेल की ऐसे वेपन्स है जिन्हें यूनाइटेड नेशन ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसे डॉक्टर कूपर भी एग्री करती है। लेकिन उन लोगों को ये पता चला है कि एक शख्स जो सेंटिनेल को बनाया करता था वो अभी भी जिंदा है, जो सिचुएशन से सिर्फ गायब हुआ था और तब से ही उसकी आज तक कोई खबर नहीं। जिस शख्स का नाम फ्रांस बोलिवर है और उसके काफी सारे वेपन्स को और किसी ने नहीं बल्कि एक्स-मेन्स ने ही डिस्ट्रॉय किया था। जिसके बाद क्या उन लोगों की बातचीत खत्म हो जाती है और हम देख पाते हैं कि जेन साइक्लोप को देख थोड़ी परेशान है, क्योंकि वो काफी ही चिंता में है। जिसकी चिंता को शांत करते हुए वो उसे यही कहती है कि वो जानती है कि उस पर काफी जिम्मेदारी है, लेकिन अब उसे उन सारी जिम्मेदारियों से हट जाना चाहिए, ताकि वो दोनों इन सारी दुनिया से दूर अपनी एक अच्छी और खुशहाल फैमिली बसा सके। जिस बात को सुन साइक्लोप थोड़ा हैरान है, लेकिन उनकी बातचीत हो उससे पहले ही उनके रूम में एक बॉल आ गिरती है, जिस कारण उनका माइंड स्टैक होता है और सीधा वो लोग बाहर आ पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये सारे गेम्स उन्हें बंद करने होंगे, क्योंकि रोबोटो फैसिलिटी से गायब है। जिस कारण वो सभी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वुल्वरीन के कारण वो लोग उसे ढूंढने में कामयाब होते हैं, जो एक क्लब में मौज मस्ती कर रहा था, जिसे पकड़ वो लोग वापस जेवियर स्कूल ले आते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम स्टॉर्म, साइक्लोप और बिशॉप मिल एक फैसिलिटी आ पहुंचे हैं, जहाँ वो लोग हेनरी गाइक से मिलने के लिए आ पहुंचे हैं, जिसने चार्ल्स जेवियर का कत्ल किया था। और उसके पास वो लोग इसी मकसद से आए हैं ताकि फ्रांस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले सके। लेकिन अफसोस
वो उन लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जिस कारण जीन अपने पावर को इस्तेमाल कर उसके दिमाग में ट्रास के साथ हुई सारी बातों को जान लेती है। साथ ही ट्रास के लोकेशन को भी जानने में वो कामयाब होती है। पर इतना ही नहीं, बल्कि उसे पता चलता है कि कितने सेंटिनल्स उस शख्स ने बनाए हैं और साथ ही उनमें से काफी खतरनाक भी है। लेकिन सबसे खतरनाक सेंटिनल की बात करें तो उसका नाम मास्टर मोल्ड है। साथ ही वो साइज में काफी ही बड़ा है। और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन एक्समेंस को मिलती है तो वो सभी मिल ट्रास पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही उनके प्लेन पर एक सेंटिनल हमला कर देता है, जिस कारण वो सभी प्लेन से गिरने लगते हैं। पर उससे पहले बिशॉप उस सेंटिनल को खत्म करने में कामयाब होता है, जिसके बाद वो सभी बचते बचाते एक दूसरे की हेल्प करते हुए लैंड करते हैं। जिसके बाद उनका सामना ट्रास और उसकी सेंटिनेंटल से होता है। पर ट्रास उन लोगों को ये बताता है कि उसे उन लोगों की आने की खबर पहले ही मिल गई थी, यानी कि जिस शख्स से वो लोग जेल में मिलने के लिए गए थे वहाँ के कुछ लोगों ने ट्रास को ऑलरेडी आगाह कर दिया था। और इतना कहते ही वो मास्टर मोल्ड को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर साइक्लोप उसे यही कहता है कि यहाँ वो लोग लड़ने नहीं आए, बल्कि वो लोग शांति से ट्रास को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो बेहतर रहेगा कि वो सरेंडर कर दे। पर अफसोस ट्रास ऐसा नहीं करता और उन लोगों पर अपने सेंटिनल का हमला शुरू कर देता है, जिसमें से काफी सारे सेंटिनल को रोकने में एक्समेंस कामयाब होते हैं। साथ ही हम वहाँ साइक्लोन की पावर को भी देख पाते हैं, जो अपनी पावर का इस्तेमाल कर काफी सारे सेंटिनल को खत्म करने में कामयाब होती है। और जब उन सभी का सामना मास्टर मोल्ड से होता है तो हम देख पाते हैं कि वुल्वरीन बड़े ही आसानी से मास्टर मोल्ड के सर को धड़ से अलग कर देता है, जिस कारण वो सेंटिनल भी खत्म हो जाता है। और उसी दौरान हम डॉक्टर कूपर को वहाँ पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जो सारी सिचुएशन को आगे अब हैंडल करने वाली है। साथ ही वहाँ मौजूदा सारे सेंटिनल को डिस्ट्रॉय भी। और फिर ये सीन मूव होता है जुबली और रोबोटो की तरफ, जो दोनों ही बातचीत कर रहे हैं। जिस बातचीत में रोबोटो उसे अपनी पावर्स दिखाता है, वो भी एक हाथ को ट्रांसफॉर्म करते हुए, जिसे अपनी पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। पर उसी के साथ हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जिसके बाद सभी लोगों के सामने साइक्लोप उन लोगों को ये बता देता है कि जल्द ही वो एक्समेन की टीम को लीड करना छोड़ रहा है, जिससे वो सभी शॉक है। और इन्हीं बातों को डिस्कस करे उससे पहले ही उन सभी के अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं, जिससे उन लोगों को एक घुसपैठिए का पता चलता है। और लोकेशन पर पहुंचते ही उन लोगों को पता चलता है कि वो घुसपैठिया और कोई नहीं बल्कि मैग्नेटो है, जिसे देखकर साइक्लोप उसे यही कहता है कि वो उनके घर में क्या कर रहा है। जिसके जवाब में वो उसके हाथ में चार्ल्स की लास्ट विल रख देता है, जिसके अंदर यही लिखा है कि चार्ल्स के जाने के बाद सब कुछ और किसी का नहीं बल्कि मैग्नेटो का हो जाएगा, यानी कि अब एक्समैन की टीम भी मैग्नेटो की है। जिसके बाद दूसरे एपिसोड में हम देख पाते हैं कि एक जायंट फेरी व्हील गिर रहा था, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि मैग्नेटो ने गिरने से रोका, जो देख सभी लोग काफी ही शॉक है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वो कुछ म्यूटेंट्स को ह्यूमन से भी बचाता है, वो भी उन्हें बिना हार्म किए हुए। जिसके बाद हम मीटिंग देख पाते हैं, जिस मीटिंग में सभी लोग काफी ही कंफ्यूज हैं कि चार्ल्स ने एक्चुअल में उसे क्यों चुना, यानी कि मैग्नेटो को। जो चीज उन्हें समझ नहीं आ रही और कुछ को तो ऐसी लग रही है कि उन्होंने किसी पर्पस से ये किया होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मैग्नेटो आ पहुंचता है, जो उन सभी को बताता है कि वो लोग चार्ल्स के ड्रीम को कंटिन्यू करेगी, यानी कि ह्यूमन और म्यूटेंट को वो लोग एक साथ लाना चाहते हैं। जिसकी बातों पर उन लोगों को भरोसा तो नहीं, जिस कारण साइक्लोप जेन को उसे उसका माइंड रीड करने के लिए कहता है। लेकिन जेन से बताती है कि वो मैग्नेटो के इरादों को पूरी तरह नहीं जान पाएगी, जिस कारण मैग्नेटो से शांत रहने के लिए कहता है। और उस कारण ही साइक्लोप उसे बताता है कि वो कहीं नहीं जा रहा, यानी कि वो और जेन यही रुकेगी ताकि वो लोग उस पर नजर रख सके। जिसके बाद ये सीन मूव होता है स्टॉर्म और जेन की तरफ, जो दोनों ही बातचीत कर रहे हैं। जिनकी बातचीत से हमें ये समझ आता है कि जेन ये चाहती है कि उसका बच्चा एक ह्यूमन पैदा हो, ताकि उसे वर्ल्ड में रहने में कोई दिक्कत पैदा ना हो। पर स्टॉर्म उसे समझाती है कि किस तरह एक म्यूटेंट होना उसके लिए भी अजीब था, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी ब्लेसिंग्स बन गई। पर वो जेन की चिंता भी जान सकती है, क्योंकि वो एज अ मदर इन सारी चीजों के बारे में ही सोच रही है। साथ ही हम देख पाते हैं कि रोग और मैग्नेटो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, जिनकी बातचीत से हमें इतना तो समझ आता है कि वो एक दूसरे के करीब है। साथ ही ये भी कि मैग्नेटो सच में चार्ल्स के सपने को पूरा करना चाहता है, भले ही एक्समैन उस पर भरोसा ना करे। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि उसे रोग काफी अच्छे से समझाती है कि ये सारी सिचुएशन वो टैकल कर लेगा। लेकिन उनकी बातचीत पूरी कंप्लीट हो उससे पहले ही हम कुछ चॉपर्स को जेवियर स्कूल की तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं, जो और किसी का नहीं बल्कि डॉक्टर कूपर्स का है, जिसने अपने साथ काफी सारे सोल्जर्स लाई है ताकि वो मैग्नेटो को अपने साथ ले जा सके और उसे अरेस्ट कर सके। जिसके लिए मैग्नेटो रेडी तो है, लेकिन उसे एक फेयर ट्रायल चाहिए, जिसके लिए डॉक्टर कूपर अग्री करती है और मैग्नेटो
मैग्नेटो उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर सभी लोग काफी शॉक हैं। और फिर दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि ट्रायल शुरू किया जाता है, जहां काफी सारे म्यूटेंट्स के अगेंस्ट लोग भी मौजूद है और साथ ही ट्रायल्स में गवर्नमेंट का साथ स्कॉट और उसकी टीम भी देने के लिए यहाँ पहुंची है, ताकि मैग्नेटो कुछ ऊट पटांग हरकतें ना करे। लेकिन वही दूसरी तरफ हम डेंटी यानी कि एक्सक्यूशनर को देख पाते हैं, जो वहाँ मैग्नेटो को खत्म या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उसकी पावर को उससे डिस्कनेक्ट करने के लिए पहुंचा है। और अब जबकि ट्रायल शुरू हो चुका है तो हम देख पाते हैं कि मैग्नेटो एक फेयर आंसर उन लोगों के सामने रखता है कि किस तरह बचपन से ही म्यूटेंट्स को एक अलग प्रजाति मानकर चला गया है, जिस कारण उन्हें कभी परेशान किया जाता, बुली किया जाता या फिर बिन वजह पनिशमेंट दी जाती, जिस कारण ही काफी सारे म्यूटेंट्स आज ह्यूमंस के अगेंस्ट हैं। साथ ही उन लोगों ने काफी कुछ ऐसी चीजें बनाई ताकि वो लोग म्यूटेंट के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। लेकिन सभी लोगों का वहाँ एक ही सवाल है कि क्या सच में वो चार्ल्स के पाथ पर चलने वाला है। लेकिन उसका जवाब वो दे उससे पहले ही काफी सारे लोग ट्रायल रूम की तरफ हमला कर देते हैं और मैग्नेटो को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें रोकने के लिए साइक्लोप अपनी पूरी टीम ले जाता है। वही बात करें मैग्नेटो की तो उसके साथ उसने और किसी को नहीं बल्कि स्टॉर्म को छोड़ा है। साथ ही उसी दौरान हम देख पाते हैं कि जेन को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, जिसे हॉस्पिटल ले जाने का काम वुल्वरीन करता है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें साइक्लोप और टीम की तो एक्सिक्यूशनर साइक्लोप पर काफी भारी पड़ता है, जिसके साथ साथ उसे पता चलता है कि जेन लेबर में है तो उसे उस सिचुएशन से रोक सीधा जेन के पास ले जाती है, वो भी स्टॉर्म के कहने पर। जिसके साथ साथ स्टॉर्म नोटिस कर पाती है कि वो अकेले सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएगी, जिस कारण वो मैग्नेटो को अनचेन करने के लिए कहती है। और हम देख पाते हैं कि मैग्नेटो सिचुएशन को संभाल तो लेता है, पर अनफॉर्चुनेटली एग्जीक्यूशनर उस पर जब हमला करने के लिए बढ़ ही रहा होता है तो उस सिनेरियो को और कोई नहीं बल्कि स्टॉर्म नोटिस करती है, जिस कारण वो उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है, जिससे मैग्नेटो काफी चिढ़ जाता है क्योंकि वो नोटिस कर पाता है कि स्टॉर्म अपने पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे वो पूरी तरह टूट चुकी है। साथ ही उन सारे सिनेरियो से चिढ़ उसने न सिर्फ एग्जीक्यूशनर को बल्कि साथ ही जूरी को अपने साथ हवा में ले गया है ताकि वो उनसे बातचीत कर सके। साथ ही वो उन लोगों से ये तक पूछता है कि उसके काइंड यानी कि म्यूटेंट्स लोगों को कब तक खुद को प्रूव करना होगा, जिसके लिए उन लोगों ने अपनी पावर्स को कई बार ह्यूमंस की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया, जिससे आज तक ह्यूमंस डरते आए हैं, न जाने क्यों। साथ ही वो उन लोगों को ये तक बताता है कि वो चार्ल्स के ड्रीम को पूरा करना चाहता है ताकि एक वर्ल्ड ह्यूमन और म्यूटेंट के लिए प्रॉपर वर्ल्ड साबित हो सके और दोनों ही अपनी जिंदगी आसानी से जी सके। तो वो सिर्फ एक ही चीज उन जजेस से चाहता है कि वो चार्ल्स के ड्रीम को खत्म होने ना दे। साथ ही वो खुद को चेंज भी करना चाहता है, जिसके लिए उसने ये एक नई कोशिश की है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि साइक्लोप और रोग हॉस्पिटल ना पहुंचे हैं, जहां डॉक्टर जेन की डिलीवरी करने से मना कर देता है, जिस कारण रोग डॉक्टर के पावर्स को खुद में अडेप्ट कर उसकी डिलीवरी करने में कामयाब होती है और वो दोनों उस बच्चे का नाम नेथन रखते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मैग्नेटो को माफ कर दिया गया है, वो भी जेवियर के ड्रीम को कैरी करने के लिए, साथ ही उसे कंप्लीट करने के लिए भी। लेकिन साथ ही उसे चेतावनी भी दी गई है कि उनका पेशेंस लिमिटेड है। पर साथ ही बात करें साइक्लोप और जेन की तो उन दोनों ने जेवियर स्कूल से जाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि अगर प्रोफेसर मैग्नेटो को ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो लोग क्यों नहीं। और वही दूसरी तरफ बात करें तो हम देख पाते हैं कि बीस्ट स्टॉर्म को चेक कर रहा है, यही सोचते हुए कि उसकी पावर कहीं ना कहीं से लौट आएगी, पर अफसोस उसकी पावर कभी लौट कर नहीं आ सकती, जिससे स्टॉर्म पूरी तरह टूट जाती है। और वही बात करिए जेन की तो जेन भी उसे आश्वासन यही देती है कि वो लोग कोई ना कोई तोड़ निकाल लेंगे। पर स्टॉर्म ऐसा नहीं चाहती, बल्कि वो उन लोगों के लिए एक लेटर छोड़ जाती है कि उसने यहाँ पर काफी अच्छा वक्त बिताया, जिससे सभी लोग काफी कंफ्यूज है। और इतनी ही देर में डोर बेल रिंग होती है। सभी लोग यही सोच बैठते हैं कि स्टॉर्म लौट आई है, पर ऐसा नहीं, बल्कि डोर पर और कोई नहीं बल्कि जेन आई है, जिसे देख जेन और साथ ही सभी लोग काफी हैरान हैं। तो बड़े थर्ड एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें ठीक सेकंड एपिसोड के एंड से ही दिखाती है, जहां हम देख पाते हैं कि जेन जेवियर हाउस आ पहुंची है, जिसे देख सभी लोग काफी कंफ्यूज है। लेकिन बीस्ट उसका इलाज करने का डिसाइड करता है क्योंकि उसकी हालत काफी खराब है। जिसके साथ साथ जेन अपनी टेलीपैथी को इस्तेमाल करती है और जेन की मेमोरी को यानी कि दूसरी जेन की मेमोरीज को पढ़ना शुरू करती है और देखते ही देखते उसे पता चलता है कि उन दोनों की मेमोरीज ऑलमोस्ट सेम है। जो देख जेन काफी कंफ्यूज है, लेकिन उसे ये भी पता चलता है
है कि सामने वाली जेन जो अभी अभी जेवियर पहुंची है वो किसी लैब से बचकर यहाँ पहुंची हुई है, जिस कारण बीस्ट ये डिसाइड करता है कि वो उनकी डीएनए को एग्जामिन करेगा जिससे ये पता लगाया जा सके कि एक्चुअल जेन कौन है। और उस डीएनए टेस्ट से हम देख पाते हैं कि नेथन की मदर एक लोन है, जो सुन वो काफी कंफ्यूज है, जिस बात पर उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। और साथ ही साथ वो इस बात को लेकर ज्यादा हैरान हो जाती है कि आसपास के लोग उसको शक की नजरों से देख रहे हैं। जिन सारी बातों से परेशान होकर वो अपने बेटे को लेकर रूम में चली जाती है और रूम में पहुंचते ही सडनली हम देख पाते हैं कि उससे कोई बातचीत कर रहा है, वो भी सामने रखे बेबी मॉनिटर की मदद से। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि बीस्ट सभी लोगों को ये बताता है कि उसे पता है कि जेन का क्लोन किसने बनाया। जिस शख्स का नाम वो मिस्टर सिनिस्टर बताता है और उसके इरादे भी कि जेन का क्लोन बनाकर वो और कुछ चीज को हासिल नहीं बल्कि नेथन को हासिल करना चाहता है, ताकि वो नेथन पर खुद के लिए एक्सपेरिमेंट कर सके। जिसके साथ फिर से बड़ी क्लोन की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो सिनिस्टर के अगेंस्ट खड़ी नहीं रह पाती। जी हाँ, जो शख्स बेबी मॉनिटर की मदद से उससे बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सिनिस्टर ही था, और वो उस क्लोन से बातचीत कर उस पर कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे कि उसने उसकी हर एक बॉडी के सेल को बनाया है तो वो उसकी मेमोरीज की मदद से उस पर कंट्रोल करने में कामयाब होता है। और अब जबकि जेन अपना कंट्रोल खो चुकी है खुद पर से, तो हम उसके फोर हेड पर एक रेड डायमंड अपीयर होता हुआ देख सकते हैं, जो डेफिनेटली मिस्टर सिनिस्टर ने इसीलिए लगाया होगा ताकि वो वक्त रहते क्लोन वाली जेन पर कंट्रोल कर सके। जिसके बाद क्या वो अपनी पावर को इस्तेमाल कर सबसे पहले अपने ड्रेस को मॉडिफाई करती है, साथ ही सामने रखे जेवियर और एक्स-मेन के साथ अपनी फोटो को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि मॉर्फ, वुल्वरीन, गैम्बिट डेंजर रूम को छोड़ अपने अपने कामों के लिए निकल रहे थे, तो उसी दौरान वो सभी कुछ अजीब सी चीजें नोटिस कर पाते हैं। जिसमें सबसे पहले बात करें मॉर्फ की, तो पहले तो लोगन को शावर लेता हुआ देख पाता है, लेकिन फिर वो अचानक से मॉन्स्टर में बदल जाता है। वही बात करें गैम्बिट की, जो रोग और मैग्नेटो को एक साथ ग्लू देखती है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हॉरर मूवी के रोबोट और जुबिली इतने रियल हो जाते हैं कि वो दोनों टीवी के बाहर आ जाते हैं, और ऐसे ही काफी सारे मॉन्स्टर जैसे कि बीस्ट पर, बिशॉप और साइक्लॉप पर हमला कर देते हैं। और जब पूरी टीम एक छोटी सी जगह पर गैदर होती है तो वो सभी नोटिस कर पाते हैं कि उनकी तरफ और काफी सारे मॉन्स्टर अटैक के लिए बढ़ रहे हैं। लेकिन ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल तब होती है जब वो लोग खुद की तरफ बढ़ता हुआ एक काफी जायंट डेमोनिक सेंटिनल देख पाते हैं, जो उनकी तरफ बढ़ ही रहा होता है, जिससे शायद चीजें बिगड़ तो सकती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि रियल जेन अपनी पावर को इस्तेमाल कर वो सारी चीजें रोक उन सभी को बचा लेती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक्स-मेन्स की जीत नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि क्लोन वहां पर पहुंच उन सभी के सामने खुद को एज अ गॉब्लिन क्वीन इंट्रोड्यूस करती है। साथ ही वो अपने बच्चे यानी कि नेथन को वहां से सीधा मिस्टर सिनिस्टर के पास ले जाती है, और लकीली मॉर्फ को मिस्टर सिनिस्टर की लैब पता है। जिसके साथ साथ बात करें सिनिस्टर की, तो हम देख पाते हैं कि वो कह रहा है कि जेन और साइक्लोन की पावर के कारण नेथन का पोटेंशियल काफी अनलिमिटेड है, पर उस पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसे ऐसा बनाना होगा ताकि कोई भी उसे हर्ट करे तो उस पर कोई भी असर ना हो। जिसके लिए वो नेथन को एक अजीब से ग्रीन केमिकल वाली मशीन में डाल देता है और उसे एक्टिव कर देता है, जिसके लिए नेथन की मदर यानी कि गॉब्लिन क्वीन उसे रोकती तक नहीं, क्योंकि वो और किसी का नहीं बल्कि एक्स-मेन के आने का वेट कर रही है। और हम देख भी पाते हैं कि विलन के मेंशन पहुंचते ही एक्स-मेन का सामना और किसी से नहीं बल्कि सबसे पहले गॉब्लिन क्वीन से होता है, जिससे वो सभी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली गॉब्लिन क्वीन के पास भी वही पावर है जो जेन के पास है, जिस कारण वो उन सभी के माइंड के साथ काफी मेस कर रही है। वही दूसरी तरफ हम मेंशन में देख पाते हैं जहाँ जेन की आँख खुल चुकी है, और वहाँ और कोई नहीं बल्कि लोगन मौजूद है जो उसकी पावर को एडजस्ट करने में उसकी हेल्प करता है। पर वो उसे उस लोकेशन पर नहीं ले जा सकता, जिस कारण जेन ये डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर को इस्तेमाल कर उस क्लोन को रोकने की कोशिश करेगी, जिस कारण वो गॉब्लिन क्वीन के माइंड में उससे बातचीत करने का डिसाइड करती है। साथ ही वो उसे उसकी वो मेमोरीज दिखाती है जब वो जेवियर में आई थी, साथ ही अपनी पावर को उसने किस तरह चैनल करना सीखा। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो उसके नेथन के बर्थ को भी उसे दिखाती है, जिस कारण वो क्लोन खुद पर कंट्रोल वापस पा पाती है। और अब जबकि उसे होश आ चुका है तो वो स्कॉट को अपनी हेल्प ऑफर करती है, और सिनिस्टर के पास पहुंच वो दोनों मिल बेबी को बचाने में कामयाब तो
होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिनिस्टर उन्हें बताता है कि बहुत देर हो चुकी है। और उसके ये कहते ही हम नोटिस कर पाते हैं कि नेथन की पूरी बॉडी पर टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस फैलना शुरू हो गए हैं, जिस कारण वो उसे बीस्ट के पास ले आते हैं और बीस्ट उन्हें बताता है कि उसकी करंट टेक्नोलॉजी इन सारी चीजों को फिक्स नहीं कर सकती, जिस कारण क्लोन जेन सभी लोगों के सामने ये ऑफर रखती है कि वो उसे फ्यूचर ले जाए ताकि नेथन वहाँ जिंदा रह सके। और हम देख पाते हैं कि वो लोग बिशप की मदद से ये करने वाले हैं, लेकिन बिशप फ्यूचर में अपनी बैंड की मदद से सिर्फ उसे और उस बच्चे को ले जा सकता है, जिसके लिए स्कॉट पहले ही मना कर देता है, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन ना होने के कारण उन्हें इसके लिए मानना पड़ता है। और हम देख पाते हैं कि जाने से पहले जेन अपनी टेलीपैथी को इस्तेमाल कर अपने बच्चे से बातचीत करती है और उसे बताती है कि वो लोग हमेशा उसके साथ है और जल्द ही उनकी मुलाकात होगी, जिसके बाद बिशप बेबी को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हम देख पाते हैं कि रियल जेन ये देख पाती है कि वो क्लोन खुद को मैडेलिन प्रायर बुला रही है, साथ ही वो मेंशन को छोड़कर भी जा रही है, लेकिन उसे रियल जेन रोकने की कोशिश करती है, जिसके जवाब में मैडेलिन उससे यही बताती है कि वो हमेशा एक अलग लाइफ चाहती थी, यानी कि खुद की एक जिंदगी चाहती थी, जिस कारण ही अब वो यहाँ से जा रही है, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता कि सिनिस्टर ने उन्हें कब स्विच किया। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि ज़ेवियर का पुराना कोई दोस्त जो खुद का नाम फॉर्ज बताते हुए स्टॉर्म से आकर मिलता है और उसे बताता है कि वो उसकी खोई हुई पावर को लौटाने में उसकी हेल्प कर सकता है। वेल, तो 4th एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि जुबली का बर्थडे है, जिसे वो अलग ढंग से मनाना चाहती है और काफी एक्साइटेड है वो अपने बर्थडे के लिए। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि गैम्बिट ये नोटिस कर रहा है कि मैग्नेटो और रो एक दूसरे को लेकर ज्यादा ही फेवरेबल है, जो चीज उसे पसंद नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं वो रोक को पसंद करता है। साथ ही मैग्नेटो सभी लोगों को कहता है कि उन्हें सिनिस्टर के नेक्स्ट मूव के लिए रेडी रहना चाहिए, जिसके लिए उन्हें काफी प्रैक्टिस करनी होगी। पर उतनी ही देर में जुबली वहाँ पहुँचती है, जिसे देख सभी लोग उससे पूछते हैं कि वो क्या करना चाहती है, जिसके जवाब में वो उन्हें कहती है कि वो आर्केड में जाकर गेम खेलना चाहती है, जो सुनते ही मैग्नेटो इसके लिए मना कर देता है और उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, जिन बातों से जुबली अपसेट हो जाती है और अपने रूम में जाकर रॉबर्टो को इन सारी बातों के बारे में बता रही होती है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि साइक्लोप और जेन यूनाइटेड नेशन गए हुए हैं, जहां म्यूटेंट्स को लेकर कुछ फैसले सुनाए जाने वाले हैं। और उसी दौरान जुबली की नजर पीछे रखे हुए एक वीडियो गेम पर पड़ती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन रॉबर्टो के पास भी नहीं और उन्हें नहीं पता कि वो उनके रूम में कैसे आया। पर एनी हाउ जुबली उस गेम को खेलना चाहती है, जिसके लिए वो उसे स्टार्ट कर देती है। और स्टार्ट होते ही हम देख पाते हैं कि ठीक जुमांजी ही जैसा वो गेम उन्हें खुद के अंदर सक कर लेता है। जहाँ पहुँचते ही हम देख पाते हैं कि उन लोगों का सामना काफी सारे लोगों से होता है, जिससे जुबली रॉबर्टो को बचा रही होती है। साथ ही उसे अपनी पावर इस्तेमाल करने के लिए कहती है, लेकिन रॉबर्टो घबराया हुआ है और उसी कारण वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन साथ ही जुबली पास ही में एक फोन बूथ पर फोन बजता हुआ नोटिस करती है, जिस कारण वो उस फोन बूथ के पास पहुंच उसे पिक करती है। तो हम देख पाते हैं कि उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है और वो लोग जेनोशिया आ पहुंचे हैं, जहाँ कभी जुबली ने विजिट किया है। साथ ही वहाँ पर फिर से उन लोगों पर अटैक हो जाता है और उनके लेवल्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि एक अननोन पर्सन वहाँ उनकी हेल्प के लिए पहुँचता है, जो देख जुबली रियलाइज कर पाती है कि सच में वो लोग किसी तरह के वीडियो गेम में हैं। साथ ही उनके सामने एक एलियन पहुँच उन्हें बताता है कि वो लोग सच में एक वीडियो गेम में है, जिसे उसी ने प्रोड्यूस किया है। और ये गेम कोई मजाक नहीं, बल्कि ऐसा गेम है कि अगर वो लोग इस गेम को खत्म नहीं कर पाए तो हमेशा के लिए यहाँ फंसे रह जाएगी और खेलते हुए अगर उन लोगों की मौत हो गई तो असल जिंदगी में भी उनकी मौत हो सकती है। तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि इस गेम को जीत वो लोग इस गेम से बाहर जा सकते हैं, जिस कारण ना चाहते हुए भी रॉबर्टो और जुबली को ये गेम खेलना होगा। साथ ही उनकी ऑडियंस भी रेडी है, जो कि एलियंस ही हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें वहाँ पर ये भी पता चलता है कि गेम की मेमोरीज जुबली की मेमोरीज से कनेक्टेड है, यानी कि जुबली जिस जगह और उसके साथ जो हुआ वो कहीं ना कहीं वो गेम में नोटिस कर पाएगी। इसके बाद क्या, ना चाहते हुए भी वो लोग गेम को कंटिन्यू करते हैं और हम नोटिस कर पाते हैं कि उनकी हेल्थ
कम होती जा रही है। पर एक मोमेंट पर अचानक से उनकी हेल्थ बढ़ जाती है, जिससे मोजो काफी ही कंफ्यूज है, यानी कि वही गेम का क्रिएटर, जिस कारण वो अपने सपोर्टर से पूछता है कि एक्चुअल में हुआ क्या, जिसके जवाब में उसे पता चलता है कि एक बग के कारण उनकी हेल्थ ऑटोमेटिकली रिकवर हो गई। जिसके बाद वो लोग फिर से अपनी एनिमीज का सामना करते हुए गेम को कंटिन्यू करते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि जुबली गेम को काफी ही एंजॉय कर रही है। लेकिन वही बात करें रोबोटो की तो वो उसे यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये असल लाइफ नहीं है। लेकिन जुबली गेम को काफी एंजॉय कर रही है और वो हमेशा यही रहना चाहती है। और उनकी इन्हीं बातचीत के दौरान रोबोटो पर एक अटैक होता है, जिस कारण वो बेहोश हो जाता है और अब उसकी हेल्प जुबली को करनी है। लेकिन इस बार उसका सामना मैग्नेटो से है, जिसे देख पहले तो वो घबरा जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि मैग्नेटो के पास लड़ने की टेक्निक्स हैं, जिसे वो काफी अच्छे से इस्तेमाल करता है और उसी का फायदा उठाते हुए जुबली उसे डिफीट कर देती है और एक्स्ट्रा हेल्थ पॉइंट को गेन कर वो रोबोटो को भी जिंदा कर देती है। लेकिन साथ ही वो दोनों ये नोटिस कर पाते हैं कि गेम में बार बार कोई शख्स उनकी हेल्प कर रहा है। पर जब तक ये दोनों कुछ समझे उससे पहले ही मैग्नेटो फिर से जिंदा होकर उन लोगों पर अटैक के लिए आगे बढ़ता है, जिससे फिर से उन्हें बचाते हुए वही अननोन शख्स पहुंचता है। और वहां से निकलते ही उन्हें पता चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि जुबली का ही ओल्डर वर्जन है। जिसके साथ साथ हमें पता चलता है कि मोजो ने जुबली के काफी सारे रेप्लिकास बनाए थे, जिनमें से एक इस गेम को काफी बार पार कर चुकी है और तब से ही वो यहाँ पर फंसी हुई है, जिस कारण वो जुबली को समझाती है कि मैग्नेटो सही कह रहा है और उसे एक्चुअल लाइफ में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, भले ही गेम कितना भी अच्छा क्यों ना हो। जिन सारी बातों को यंगर जुबली काफी अच्छे से समझती है, लेकिन उसी दौरान हम देख पाते हैं कि मोजो उन लोगों के सामने एज अ विलन प्रेजेंट हो चुका है, जिसे वो तीनों मिल मोजो का सामना कर उसे खत्म करते ही यंगर जुबली और रोबोटो गेम के बाहर आ जाते हैं। जहां आते ही वो दोनों ये रियलाइज करते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड मूव होता है लाइफ डेथ की तरफ, जो कि स्टॉर्म का पार्ट है, जिसे हम उसी शख्स फॉर्ज के साथ देख पाते हैं जो दोनों बैठ डिनर कर रहे हैं। और स्टॉर्म उससे ये जानना चाहती है कि वो उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है, जिसके जवाब में वो सिर्फ उससे यही कहता है कि जेवियर ने उसकी काफी हेल्प की है, जिस कारण वो स्टॉर्म का साथ देना चाहता है और उसकी पावर को वापस लाना चाहता है। जो वो कैसे लाएगा उसके बारे में भी वो उसे बताता है कि धीरे धीरे कर वो लोग उसके उन नर्व्स को एक्टिवेट करेगी जिसे उस मशीन ने बंद कर दिया है, जिस कारण स्टॉर्म भी रेडी हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि डिनर एंजॉय करने के बाद वो दोनों एक हॉर्स राइडिंग पर निकलते हैं, जहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बातें होती है और साथ ही फॉर्ज के हाथ और पैर के बारे में, जो कि प्रोस्थेटिक है, जिसके जवाब में वो उसे यही बताता है कि एक वॉर के चलते उसने अपने एक हाथ और एक पैर को खो दिया। जिसके बाद एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू किया जाता है और एक्सपेरिमेंट खत्म होते ही स्टॉर्म बाहर आकर अपनी पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर अफसोस उसकी पावर काम नहीं करती, जिससे वो काफी निराश हो जाती है। और उन सिचुएशंस में फॉर्ज उसका साथ देता है और उसे संभालता है। साथ ही घर लौटते ही उसे पता चलता है, यानी कि स्टॉर्म को, कि फॉर्ज ही वो शख्स है जिसने उस नेक बैंड को बनाया जिससे म्यूटेंट्स की पावर को कंट्रोल किया जा सकता था। हालांकि फॉर्ज ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को गवर्नमेंट को नहीं बेचा, लेकिन एक साइंटिस्ट ने उसकी इस आइडिया को चुरा लिया और सारे गवर्नमेंट्स को उसने बेचना शुरू कर दिया। जैसे स्टॉर्म काफी नाराज हो चुकी है, क्योंकि अगर फौज ने ऐसी कोई भी एक्सपेरिमेंट ना की होती तो आज उसकी पावर उसके पास होती। जो बात सुन फौज उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर अफसोस स्टॉर्म नहीं होती और वहाँ से जाने लगती है, जिस कारण वो उसे अपना प्यार कन्फेस करता है और स्टॉर्म उसे स्लैप कर घर से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही हॉर्स लेकर आगे बढ़ रही होती है तो हम देख पाते हैं कि वो ऊंचाई से नीचे गिर रही है, जैसे एक डीमन ने पकड़ लिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक वल्चर जैसे दिख रहे मॉन्स्टर ने उसे फौज के घर में वापस ले आया है। साथ ही उसने फौज पर भी हमला कर दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसने स्टॉर्म को अपने साथ ले जाने का डिसाइड किया है ताकि वो उसे अपना मील बना सके। सीरीज की शुरुआत हमें एक रिपोर्टर से दिखाई जाती है जो एक्समेन्स का इंटरव्यू कर रही है और लोगों को म्यूटेंट्स की दूसरी साइड्स के बारे में बता रही है कि किस तरह वो आम इंसानों के साथ रहकर उन्हें प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को नॉर्मली जी सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सपना जो प्रोफेसर का था वो अब पूरा होने जा रहा है, क्योंकि जिनोशिया ने एक ऐसी जगह बना दी है जहाँ
म्यूटेंट्स रह सकते हैं और अपने पावर्स को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी देश की सेवा के लिए। जहाँ रोग, गैम्बिट और मैग्नेटो पहुँचते हैं और उनका काफी अच्छे से स्वागत किया जाता है, जिसके साथ साथ हम वहाँ पहुँचते हुए नाइटक्रॉलर और कर्ट को भी देख पाते हैं, जो रोग और गैम्बिट को वो पूरा जिनोशिया घुमाते हैं। साथ ही हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि रोग का ध्यान जब नहीं होता तो नाइटक्रॉलर गैम्बिट को उसे उसका प्यार कन्फेस करने के लिए कहता है। और उसी के साथ हम ये भी देख पाते हैं कि स्कॉट का इंटरव्यू लिया जा रहा है और साथ ही जीन की बातचीत लोगन से हो रही है, जहाँ हम स्कॉट और जीन की बातचीत में ये सुन पाते हैं कि दोनों यही बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह उन दोनों ने डेटिंग स्टार्ट की। और उसी बातों ही बातों में जीन वुल्वरीन को किस कर देती है, जो उसे सरप्राइज कर देता है, लेकिन वुल्वरीन उसे रोकते हुए यही कहता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है। अब वही इंटरव्यू की बात करें तो उसके इंटरव्यू में यानी कि स्कॉट के इंटरव्यू में उससे बच्चे के बारे में उससे पूछा जाता है, जिससे वो काफी चढ़ जाता है और यही कहता है कि इंसानों की वजह से उन्हें काफी कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ी है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बड़ी जिनोशिया की तरफ तो हम देख पाते हैं कि एक काउंसिल मीटिंग में मोइरा, मैडेलिन, एमा फ्रॉस्ट और भी लोग मौजूद है जो जिनोशिया का लीडर चुनना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें मैग्नेटो परफेक्टली फिट नजर आता है। लेकिन हाँ कहने से पहले मैग्नेटो काफी हिचकिचाता है, पर मैडेलिन के कहने पर कि वो जेवियर का सपना पूरा कर सकता है, जो उसका सबसे बड़ा सपना था, वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। जो कंडीशन ये है कि रोग भी उसके साथ लीड करे उसकी क्वीन बनकर, जिसके लिए बाद में रोग और मैग्नेटो के बीच बहस होती है। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जीन स्कॉट को कंफर्ट कर रही है, जो इस बात से काफी अपसेट है कि उसने अपना कंट्रोल खो दिया, वो भी टिल्बी से, यानी कि इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए, जिस कारण वो उसे उसके बच्चे के यानी कि नीथन के बारे में पूछना शुरू करती है, तो वो भी उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। लेकिन उनका ये डिस्कशन इंटरप्ट हो जाता है, वो भी मैडेलिन के इंटरप्शन के कारण, क्योंकि स्कॉट को काफी दिनों से मैडेलिन से बातचीत करने की, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि मैडेलिन अभी भी उसके जहन से जुड़ी हुई है, जो चीज असल जीन को पसंद नहीं आती और उन दोनों के बीच आर्ग्यू हो जाती है, जिस कारण जीन थोड़ी बीमार सी हमें नजर भी आती है। और वही बात करें गैम्बिट की तो हम देख पाते हैं कि वो गाला के लिए रेडी है और वही रोग उसके पास आ पहुंची है, जो उससे अपने पास्ट की बातें करना चाहती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि रोग की मॉम ने उसे ये कहा कि मैग्नेटो शायद उसकी हेल्प कर सकता है, जिस कारण उसने उसे मैग्नेटो को सौंप दिया। हालांकि उसने मैग्नेटो से काफी सारी चीजें सीखी भी, लेकिन एक दिन उसने ये डिस्कवर किया कि उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के कारण वो न सिर्फ उसे प्रोटेक्ट कर सकता है बल्कि उसे टच भी कर सकता है, जिस वजह से उन दोनों की नजदीकियां बढ़ गई। पर जैसे ही उसने ये नोटिस किया कि उसकी पावर मैग्नेटो के लिए ठीक नहीं है, जो धीरे धीरे उसे कमजोर कर रहा था, जिस कारण उसने मैग्नेटो को छोड़ दिया। पर साथ ही अभी रोग गैम्बिट को ये बताती है कि उसने मैग्नेटो के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, पर वो बात सुन गैम्बिट उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये सारी चीजें कर कुछ ठीक नहीं होगा, पर अगर वो ऐसा कर रही है तो उससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वो उसकी मदद के लिए हमेशा एज अ फ्रेंड रेडी रहेगा। पर गाला के दौरान सभी लोग ये देखकर शॉक है कि मैग्नेटो और रोग एक साथ डांस कर रहे हैं, जो चीज गैम्बिट को बर्दाश्त नहीं होती और वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि रोग और मैग्नेटो किस करते हैं, जहाँ रोग गैम्बिट को थैंक्स कहती है, यही कहते हुए कि वो सही था, और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसी दौरान मैडेलिन को एक विजन आता है, जो सेम विजन हम जीन को भी आता हुआ देख पाते हैं, जहाँ सभी लोग सेंटिनल्स को देख पाते हैं और काफी लोगों की मौत को भी। जिसके साथ साथ केबल वहाँ सभी लोगों को म्यूजिक बंद करने के लिए कह रहा है, लेकिन उसने मैडेलिन को भी वार्न किया है और उसे समझा रहा है कि उसे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई आ रहा है। पर जैसे ही मैडेलिन की नजर केबल की आंखों पर पड़ती है तो वो ये रियलाइज कर पाती है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि नीथन है, यानी कि उसी का बेटा। पर वो सारी चीजें केबल एक्सप्लेन करे उससे पहले ही वो टेलीपोर्ट हो जाता है और सडनली हम एक लेजर बीम को एक्सप्लोड होता हुआ गाला की तरफ देखते हैं। जिसके बाद जैसे ही रोग की आंख खुलती है तो हम देख पाते हैं कि रोग और मैग्नेटो को बचाते हुए नाइटक्रॉलर हर्ट हो चुका है, यानी कि घायल हो चुका है, जिसके साथ साथ काफी सारे सेंटिनल्स बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मार चुके हैं। जिसके बाद सभी लोग उन लोगों का सामना तो कर रहे हैं, लेकिन मैग्नेटो नोटिस कर पाता है कि उसे ही ये सारी सिचुएशन संभालनी होगी, जिस कारण वो उन लोगों के सामने एज अ बेट आ जाता है ताकि रोग और गैम्बिट मॉर्लॉक और दूसरे म्यूटेंट्स को बचा सके। पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि हम देख पाते हैं कि उन सेंटिनल
सेंटिनल्स की बीम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो मैग्नेटो के साथ साथ उसके बैरियर को खत्म कर देती है और मॉर्लॉक को भी, जिस वजह से रोक चिढ़कर उन लोगों पर हमला करने के लिए बढ़ती है जिसे गैम्बिट उस सिचुएशन से निकालता है और खुद मेन सेंटिनल का सामना करने के लिए पहुंचता है। पर हम देख पाते हैं कि सेंटिनल उसकी बॉडी में एक रॉड घुसा देते हैं जिसका फायदा उठाते हुए गैम्बिट उसी को इस्तेमाल कर उस सेंटिनल को तो खत्म कर देता है पर खुद भी मारा जाता है। यानी कि गैम्बिट, मैग्नेटो इन दोनों ने ही खुद का सेक्रीफाइस कर दिया। जिसके बाद हम एक न्यूज में देख पाते हैं जो सभी बचे हुए एक्समेन भी देख रहे हैं कि काफी सारी कैजुअलिटीज है, साथ ही काफी लोग मारे गए हैं। लेकिन हम रोक को भी देख पाते हैं जो गैम्बिट को लेकर अभी भी बैठी हुई है ये सोच में कि वो जिंदा होगा। तो 6th एपिसोड की शुरुआत हमें एक वॉरफेयर से दिखाया जाता है, वो भी क्री और इंपीरियल गार्ड के बीच में, जिस वॉर को और कोई नहीं बल्कि इंपीरियल गार्ड्स काफी आसानी से जीत रहे हैं और उन्हें क्री से सुप्रीम इंटेलिजेंस की डिटेल चाहिए। पर हम देख पाते हैं कि क्री उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन देने को तैयार ही नहीं। और उसी के बीच हम लिलेंड्रा को देख पाते हैं जिसने प्रोफेसर जेवियर के साथ अपनी एंगेजमेंट को अनाउंस किया है, जिसके साथ साथ प्रोफेसर जेवियर एक्समैन की टीम से मिलने की इच्छा लिलेंड्रा से करते हैं, जो सुन काफी ही खुश है और उन्हें उनकी एंगेजमेंट में इनवाइट करने का भी डिसाइड करती है। लेकिन उसी के साथ हम नोटिस कर पाते हैं कि प्रोफेसर जेवियर चल पा रहे हैं वो भी एक आर्मर की मदद से। साथ ही प्रोफेसर जेवियर को ये नहीं पता कि अर्थ पर क्या सारी चीजें हो रही है। जिसके बाद ये सीन बढ़ता है शॉम की तरफ, जो नोटिस कर पा रही है कि फॉर्ज की हालत काफी ही खराब है क्योंकि एडवर्सरी ने उसे बाइट कर लिया, जिस कारण उसकी बॉडी में पॉइजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। साथ ही हम नोटिस कर पाते हैं कि एडवर्सरी शॉम को भड़काने की कोशिश कर रहा है, यही कहकर कि वो उसे उसकी पहले तो पावर दे सकता है और उसे एक्समैन और बाकी सभी से उसका बदला लेना चाहिए कि कैसे उन लोगों ने उसे इन सारे सिचुएशंस में अकेला छोड़ दिया। पर उसी दौरान हम देख पाते हैं कि फॉर्ज किसी तरह का मंत्र पढ़ते हुए उस एडवर्सरी को वापस उसकी जगह भेजने में कामयाब होता है जहाँ से वो आया था। और हमें पता चलता है कि फॉर्ज की मॉम एक मैजिशियन थी जिन्हें इन सारी चीजों की काफी ही नॉलेज थी, यानी कि किस तरह एडवर्सरी को कैप्चर किया जाए या फिर उसे रिलीज। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उस किताब के अंदर फॉर्ज के इलाज के बारे में भी लिखा है जिसे वो कर तो सकता है पर उसके लिए उन्हें एक रेयर कैक्टस चाहिए, जिसके लिए वो फॉर्ज को अपने साथ ले जाती है, वो भी उसी की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि अगर इन केस उसकी डेथ हो जाए तो वो इस सिनेरियो से अकेला गुजरना नहीं चाहता। और हम देख पाते हैं कि वो दोनों लोकेशन पर आ पहुंचे हैं, जहां पहुंचते हुए शॉम इसी बात को सोच रही थी कि अब उसके पास उसकी पावर नहीं तो फाइनली ह्यूमंस उसे एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन फॉर्ज उसे समझाता है कि ऐसा नहीं, क्योंकि कभी म्यूटेंट्स और ह्यूमन एक साथ रह ही नहीं सकते। जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है और हम देख पाते हैं कि वो उसे एक गुफा का रास्ता बताता है जहाँ से शॉम उस कैक्टस को ला सकती है, जो देख शॉम काफी हैरान है और इस बात को सोच रही है कि वो कैसे उस डार्कनेस से उस कैक्टस को वापस लाएगी। पर हिम्मत जुटाते हुए वो उस डार्कनेस की तरफ बढ़ना शुरू करती है और अचानक से उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है, जिस कारण उसके सामने वो फिर से एडवर्सरी को देख पाती है, जिसे देख वो घबरा जाती है पर खुद पर कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करती है, जिस कंट्रोलिंग के कारण हम शॉम की पावर को वापस लौटता हुआ देख पाते हैं। और उसी के साथ हमें समझ आता है कि एडवर्सरी न सिर्फ शॉम के लिए एक टास्क था बल्कि उसका इनर फियर भी था, जिस कारण वो अपने इनर फियर को खत्म करते हुए उस कैक्टस को हासिल करने में कामयाब होती है, जिसकी दवाई बनाकर वो फॉर्ज को लगाने में भी कामयाब होती है। लेकिन उसी के साथ फॉर्ज और शॉम दोनों ही टीवी पर जेनोशिया की न्यूज देख काफी हैरान है, जिससे शॉम डर चुकी है और वो घर जाने का डिसाइड करती है। और उसी के साथ बड़े जेवियर की तरह तो हम देख पाते हैं कि प्रोफेसर जेवियर और लिलेंड्रा दोनों ही शादी के लिए रेडी है, पर वहाँ के मौजूदा लोग उनकी अपोज है, साथ ही उसकी सिस्टर डेथबर्ड भी, जो ये चाहती है कि जेवियर अपनी अर्थ की सारी मेमोरीज को भुला दे, जो प्रोफेसर जेवियर के लिए एक्सेप्टेबल तो है, लेकिन जैसे कि वो एक साइकिक है तो वो अपनी मेमोरीज को फुल्ली इरेज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही उससे एक्समैन की बात की जाती है तो वो उसमें थोड़ा हेजिटेट करता है, जिस कारण डेथबर्ड उन सभी को ये शादी से मना कर देती है और यही कहती है कि जेवियर इतनी आसानी से अपनी सारी चीजों को नहीं भूल सकता, जिसे समझाने की कोशिश लिलेंड्रा करती है। पर हम देख पाते हैं कि वहाँ एक वॉर छिड़ जाती है, जिसे रोकने के लिए ना चाहते हुए प्रोफेसर जेवियर को अपनी साइकिक पावर को इस्तेमाल करना पड़ता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो सभी लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा है
कि लड़ झगड़ कर कुछ नहीं हो सकता, साथ ही उन्हें एक साथ मिलजुल कर इन सारी चीजों का हल निकालना चाहिए, जिस कारण वहाँ बैठे सभी लोग प्रोफेसर जेवियर की बात मानने को तैयार हो जाते हैं और एक साथ रहने की भी उसे इजाजत दे देते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसी दौरान अपने साइकिक पावर के जरिए प्रोफेसर जेवियर को ये पता चलता है कि गैम्बिट अब इस दुनिया में नहीं रहा, साथ ही अर्थ पर ऐसी और भी काफी सारी चीजें हो चुकी हैं जिसके बारे में उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, जिस कारण वो अपने सेंसेस में लौट आते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि उनका वापस जाना बेहतर रहेगा, जिस बारे में वो लिलेंड्रा से बात करते हैं, उसे यही बताते हुए कि शायद एक्स मैन के साथ कुछ बुरा हुआ है। जो सुनकर लिलेंड्रा उससे यही कहती है कि उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ मौजूदा सभी शख्स जो अभी अभी उनकी शादी के लिए माने हैं वो शायद फिर उसके अगेंस्ट हो सकते हैं, जिससे प्रोफेसर जेवियर को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी ही उनका एक्स मैन है, जिस कारण वो अर्थ पर वापस लौटने का डिसीजन बदलते नहीं। लेकिन उसी के साथ हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां हम एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जो किसी शख्स से काफी ही डरा हुआ है और उसे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि उसने वो सारी चीजें की जो उसने उससे कही थी। और हमें पता चलता है कि जेनोशिया में जो अटैक हुआ था वो और किसी ने नहीं बल्कि सिनिस्टर ने करवाया था, ताकि वो ह्यूमंस और म्यूटेंट के बीच एक वॉर करवा सके। तो 7th एपिसोड की शुरुआत हमें गैम्बिट के फ्यूनरल से दिखाई जाती है जहाँ रोक मौजूद नहीं है, क्योंकि वो गैम्बिट की मौत के बाद से ही काफी ज्यादा परेशान और गुस्से में है, जिस कारण ही वो गायरिच और ट्रास की तलाश में निकली हुई है, जिसके लिए वो यूनाइटेड स्टेट की आर्मी बेस पर आ पहुंची है, जहाँ उसकी मुलाकात थंडर बोल्ट से होती है और उससे भी वो गायरिच और ट्रास के बारे में पूछकर वहाँ से सीधा कैप्टन अमेरिका के पास निकलती है, जिसके पास पहुँच उसे गायरिच की इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, लेकिन वो कैप्टन अमेरिका को उसका साथ देने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, जिस चीज से गैम्बिट नाराज हो जाती है और उसकी शील्ड को उससे काफी दूर फेंक देती है। लेकिन वहाँ से वो सीधा गायरिच की लोकेशन पर आ पहुँचती है, जहाँ वो नोटिस कर पाती है कि काफी अच्छे से अपनी लाइफ को काट रहा है, जिस कारण वो गुस्से में उसके पास पहुँच उसे टॉर्चर करती है और साथ ही उसकी सारी मेमोरीज को एब्जॉर्ब कर लेती है। और उसकी वहाँ से जाते ही हम उसी रात देख पाते हैं कि कोई गायरिच का मर्डर कर देता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें इस एपिसोड में तो नहीं दी गई। लेकिन वही बात करें एक्स-मेन की तो हम देख पाते हैं कि स्कॉट प्रेसिडेंट से बात कर रहा है, यही सोचते हुए कि कोई म्यूटेंट्स जेनोशिया में बचे होंगे, लेकिन वो उसे यही बताते हैं कि कोई भी म्यूटेंट्स वहाँ नहीं बचे, जिससे स्कॉट थोड़ा नाराज है और वो प्रेसिडेंट से यही कहता है कि अगर ये सारी चीजें ह्यूमंस के साथ हुई होती तो उनका ज्यादा ध्यान होता और ये सभी म्यूटेंट्स थे, जिस कारण ही उनका इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं, जिस कारण सभी एक्समैन ये डिसाइड करते हैं कि वो सभी खुद जेनोशिया जाकर वहाँ बचे हुए लोगों को रिकवर करेंगे। जिस बीच ही उन्हें ट्रास कांटेक्ट करता है और ये बताता है कि वो मैड्रिपोर्ट में है और वो उन लोगों के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, जिस वजह से एक्समैन ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग ट्रास से जाकर मिलेंगे। और वही बात करें रोक की तो वो भी ऑन द वे ही है, लेकिन साथ ही हम देख पाते हैं कि रोबोटो और जुबली ये डिसाइड करते हैं कि फाइनली रोबोटो जाकर अपनी मॉम को सारी सच्चाई बता देगा, क्योंकि जो कल रात जेनोशिया में हुआ अगर वैसा कुछ रोबोटो के साथ होता है तो उसकी मॉम डैड को उसे खोने का पछतावा नहीं होगा। और जैसे ही वो लोग रोबोटो के घर पहुँचते हैं तो हम नोटिस कर पाते हैं कि रोबोटो एक काफी अमीर घर का लड़का है। साथ ही रोबोटो की मॉम को बताने के बाद कि वो एक्चुअल में एक म्यूटेंट है, उन चीजों को एक्सेप्ट तो करती है, लेकिन साथ ही उसे ये भी कहती है कि वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील ना करे, जिस वजह से उसके फादर की कंपनी को लॉस हो सकता है, जिससे रोबोटो और जुबली थोड़े हैरान हैं। वही बड़े मैडीपुर की तरफ तो हम देख पाते हैं कि एक्समेन को ट्रास ये बता रहा है कि उसी के कारण ये सारी चीजें हुई, जिस वजह से अब उसे जिंदा नहीं रहना। लेकिन हम देख पाते हैं कि रोग उसे मरने से रोक देती है और उनसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कहती है ताकि उनके काम आए, जिस कारण ट्रास उन लोगों को बताता है कि इन सारी चीजों के पीछे सिनिस्टर है और साथ ही यूएन्स सीक्रेट भी, जो सभी लोग मिल काफी हाईली एडवांस सैनिटरी प्रोग्राम बना रहे हैं जो सभी ह्यूमंस और म्यूटेंट्स के लिए खतरनाक हो सकता है। और इतना कहकर रोग ट्रास को मरने के लिए छोड़ देती है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले उसे बचाकर फिर उसे रोग ने मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि रोग ने
अननोइंग प्रोग्राम को एक्टिवेट कर दिया है, जो ह्यूमन बॉडी को एक ह्यूमन सेंटिनल हाइब्रिड में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि हम ट्रास को देख पाते हैं जो उस तरह कन्वर्ट होकर पहुंच सबसे पहले रोग पर हमला करता है, जिस कारण सभी एक्समेन काफी हैरान हैं। लेकिन सिल्वर सर्फर भी इसके सामने टिक नहीं पाता और जैसे ही वो सभी एक्समेन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है तो हम देख पाते हैं कि केबल वहां पहुंच ट्रास को रोकने में कामयाब होता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लस्टर ग्रेनेड की मदद से। साथ ही वो उन सभी को ये बताता है कि सिनिस्टर एक काफी ही बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो उन सभी के लाइफ और फ्यूचर के लिए एक थ्रेट हो सकता है, और अगर उन लोगों ने वक्त रहते उसे रोका नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिनिस्टर ये सारी चीजें अकेले नहीं बल्कि बेस्टन के साथ मिलकर कर रहा है, जिसने गाय रिच का मर्डर किया है। और बेस्टन ने ही सिनिस्टर को ये रिवील किया कि जेवियर जिंदा है और वो स्पेस में है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि मैग्नेटो भी जिंदा है, जिसे जेनोशिया के अटैक से बचा लिया गया था और अब वो बेस्टन के प्रिजन में कैद है। और घर पर लौटते ही हम देख पाते हैं कि स्कॉट केबल से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन केबल उससे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर बाप बेटे का रिश्ता थोड़ा अटपटा सा है। साथ ही वो उन सभी को बताता है कि बिशप भी उसके साथ फ्यूचर से निकला तो था, लेकिन उन दोनों का पता नहीं टाइमिंग चेंज हो गई या फिर क्वांटम, जिस कारण वो दोनों अलग हो गए। साथ ही उसने फ्यूचर से काफी बार ट्रैवल कर जेनोशिया के उस इवेंट को रोकने की कोशिश की थी ताकि ये सारी चीजें ठीक हो जाए, क्योंकि जेनोशिया को अटैक रुक गया तो फ्यूचर भी काफी अच्छा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाया, जिस कारण उसने ये डिसाइड किया है कि वो रूट को ही खत्म कर देगा, यानी कि सिनिस्टर और बेस्टन को। साथ ही टीवी पर ये न्यूज चल रही है कि प्रोफेसर जेवियर जिंदा है और म्यूटेंट्स ने सिंपैथी के लिए ये सारी चीजें की थी, जो सारा किया धरा और किसी का नहीं बल्कि बेस्टन का ही है, जिस कारण सभी लोग म्यूटेंट्स को अब ब्लेम कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि रोबोटो की मॉम एक फंड रेज कर चुकी है ताकि वो म्यूटेंट्स की हेल्प कर सके, जो सब कुछ एक दिखावा है। और ये सारी चीजें जुबली को पसंद नहीं आती, जिस कारण वो रोबोटो को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि जीन को ऐसा फील हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं केबल से कनेक्टेड है, यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि उसकी क्लोन ने इन सारी चीजों को महसूस किया है, जिस वजह से ही जीन उसे अपना महसूस कर पा रही है। और उसी के साथ हम सिनिस्टर को देख पाते हैं, जिसके पास यूएन ऑफिसर आ पहुंची है। साथ ही वो मैग्नेटो की हेल्प करना चाहती है, लेकिन वो उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम बीस्ट और क्रिस्टेल्बी के बीच धीरे धीरे चीजें ठीक होता हुआ भी देख सकते हैं। और वही बात करें एक्समेन की टीम की तो हम देख पाते हैं कि वो बेस्टन के बचपन के घर आ पहुंचे हैं, जहां उसका चाइल्डहुड बीता है, यानी कि उसका बचपन। साथ ही वो लोग एक लेडी को वहां देख पाते हैं जो और कोई नहीं बल्कि बेस्टन की मदर है, और वो लोगों से यही कहती है कि उसके बेटे ने कहा था कि कुछ लोग घर पर आ सकते हैं। और जीन जैसे ही बेस्टन के बचपन की एक पेंटिंग को हाथ लगाती है तो उससे उसे पता चलता है कि किस तरह बेस्टन का बचपन गुजरा है और साथ ही उसके पास किस तरह की पावर है, जिससे हमें और उसे पता चलता है कि उसके पास ऐसी पावर है कि वो इंसान और मशीन तक के थॉट्स को सुन सकता है। साथ ही उसके मॉम डैड की कुछ और भी बच्चे हुए, जिस कारण फ्यूचर और प्रेजेंट चेंज हो गया। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि बेस्टन के पास जो पावर है वो सभी सेंटिनल से काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि हम उसे सेंटिनल का प्राइम वर्जन भी कह सकते हैं। साथ ही हम बेस्टन के वहाँ डॉक्टर डूम का एक रेफरेंस भी देख पाते हैं और उसी के साथ हम उसके एक्सपेरिमेंट्स को भी नोटिस कर पाते हैं, जिससे सारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी या फिर सारे म्यूटेंट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम ये देख पाते हैं कि बेस्टन ऐसी ह्यूमंस क्रिएट कर रहा है, यानी कि उन्हें अपडेट कर रहा है कि वो लोग म्यूटेंट्स का सामना कर सके, जो देख यूएन लीडर हैरान है और वो ये सोच में है कि उसने बेस्टन के साथ हाथ मिलाकर सही किया है या गलत। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि बेस्टन की मॉम, क्रिस्टेल्बी और रोबोटो का बटलर सभी लोग सेंटिनल में कन्वर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे वर्ल्ड के सभी ह्यूमंस सेंटिनल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और सभी लोगों पर अटैक करना शुरू करते हैं, यानी कि सभी म्यूटेंट्स पर, जिसका सामना हम सभी लोगों को करता हुआ भी देख पाते हैं। वही बात करें रोबोटो की तो हम देख पाते हैं कि उसकी पार्टी में ये रिवील हो गया है कि वो एक म्यूटेंट है, जिस कारण उसकी मॉम थोड़ी हैरान है। लेकिन वही दूसरी तरफ यूएन लीडर को देखे तो हम देख पाते हैं कि उसने मैग्नेटो को आजाद कर दिया है, यही कहते हुए कि मैग्नेटो प्रोफेसर जेवियर से ज्यादा म्यूटेंट्स को समझता है, जिस कारण ही वो उसे आजाद कर देती है। वो वहाँ से निकल नॉर्थ पोल में जा पहुँचता है और खुद की बॉडी से एक एनर्जी को रिलीज करना शुरू करता है, जिस कारण सभी सेंटिनल्स कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे कर सब खत्म होते हैं। जिसके साथ साथ हमें मार्वल्स के भी कुछ सुपर हीरोज को दिखाया गया है, जैसे कि स्पाइडरमैन। लेकिन फिर लास्ट में यानी कि एपिसोड
एपिसोड के लास्ट में हम प्रोफेसर जेवियर को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो एक्समैन के पास पहुंच उन्हें यही कह रहे होते हैं कि शायद उन्हें आने में देर नहीं हुई होगी। तो बड़े एपिसोड्स की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें प्रोफेसर एक्स से दिखाई जाती है, जिनकी मूविंग चेयर टूट चुकी है, जिस कारण उन्हें अपनी पुरानी चेयर पर वापस आना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें मैग्नेटो की, तो वो भी पूरी तैयारी कर चुका है। साथ ही हम देख पाते हैं कि जुबली और रॉबर्टो को बचाते हुए स्टॉर्म और प्रोफेसर एक्स आप पहुँचते हैं, जिन्हें देखकर जुबली काफी ही खुश है। जिसके बाद बड़े बेस्टन की तरफ, तो वो काफी ही परेशान है क्योंकि मैग्नेटो ने सारे सैनिटल्स को बंद कर दिया है, जिस कारण उसकी मॉम भी वर्क नहीं कर पा रही है और उससे वो काफी ही उदास है। साथ ही साइक्लॉप को हम देख पाते हैं, जो प्रोफेसर एक्स से अपनी नाराजगी बता रहा है कि उसने उन पर भरोसा न करते हुए मैग्नेटो पर किया, लेकिन प्रोफेसर एक्स उसे यही कहते हैं कि उन्होंने उसके और जीन के फ्यूचर को लेकर सोचा था, पर फिर भी साइक्लॉप उनसे अभी भी नाराज है। जिसके साथ साथ जुबली को होश आ चुका है, जिसे नाइट क्रॉलर अभी तक हुए सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है और सभी लोग उसे वापस लौटा हुआ देख काफी ही खुश है। जिसके बाद वो लोग यहाँ से मूव करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो लोग आ रहे खतरे का सामना कर सके। लेकिन उतने ही देर में उन्हें पता चलता है कि मैग्नेटो ने जो अपनी मैग्नेटिक पावर को इस्तेमाल किया था, उस कारण अर्थ का मैग्नेटिक संतुलन खराब हो चुका है, जिस वजह से अर्थ जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैग्नेटो ने जो किया है उसे वो सारी चीजें रिवर्स करनी होगी, जिसके लिए और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर जेवियर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उनके कारण ही हुई है। जिसके बाद साइक्लॉप दो टीम बना देता है ताकि एक टीम मैग्नेटो के पास जाए और दूसरी बेस्टन को खत्म करने के लिए। लेकिन उसी के साथ उन्हें पता चलता है कि कोई सैनिटल्स को कंट्रोल कर रहा है, जिसके जवाब में जेवियर यही कहते हैं कि उन्हें और कोई नहीं बल्कि बेस्टन ही कंट्रोल कर रहा है। लेकिन उन लोगों को ये सारी चीजें जल्द ही करनी होगी, क्योंकि सिर्फ उन लोगों के पास 12 घंटे है। और ये बात करें बीस्ट और फॉस्ट की, तो उन दोनों ने मिलकर एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे बेस्टन की पावर हमेशा के लिए चली जाएगी, जिसके अगेंस्ट और कोई नहीं बल्कि स्टॉर्म है। जिस कारण फॉर्ज उसे यही कहता है कि वो कोशिश करेगा। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि रोग प्रोफेसर एक्स से काफी ही नाराज है, क्योंकि अगर वो यहाँ होते तो उनके साथ जो हुआ वो कभी नहीं होता। जो सेम मानना प्रोफेसर जेवियर का भी है, लेकिन उसी दौरान हम देख पाते हैं कि मैग्नेटो ने उन लोगों के सामने अर्थ का पूरा कोर ले आया है, जो देख सभी लोग काफी ही हैरान है और उसे रोकने के लिए कहते हैं। लेकिन मैग्नेटो सभी लोगों के सामने प्रोफेसर जेवियर को यही कहता है कि अब बस हो चुका है, क्योंकि इंसान कभी भी नहीं समझ पाएगी कि म्यूटेंट्स को कैसा लगता है और बार बार उनके साथ एकजुट मिलकर रहने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि ह्यूमंस की भी है। तो अब वक्त आ चुका है कि उन लोगों को उनका सामना करना होगा, जिस कारण उसे रोग ज्वाइन कर लेती है और साथ ही रोबोटो भी। और फिर उसके बाद हम सभी लोगों को तैयारी करता हुआ देख पाते हैं, जिस बीच हम फिर से साइक्लॉप और केबल के बीच बातचीत का एक माहौल देख पाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें प्रोफेसर एक्स की, तो प्रेसिडेंट से यही बात कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए एक्समैन उनकी ही सुनेगी। लेकिन बात करें मैग्नेटो की, तो इसमें गलती उन्हीं की है, यानी कि प्रेसिडेंट की, क्योंकि उन लोगों ने ही उसे ये सारी चीजें करने पर मजबूर किया है। जिसके बाद सभी एक्समैन टीम दो टीम में डिवाइड हो जाती है, जिसमें साइक्लॉप और जीन की टीम है। और जैसे ही जीन की टीम मैग्नेटो के लिए निकलती है, तो हम देख पाते हैं कि काफी सारे सैनिटल्स उन पर हमला कर चुके हैं, जिनका सामना मॉर्फ, जीन, साइक्लोन और केबल काफी अच्छे से करते हैं। साथ ही हम मॉर्फ को देख पाते हैं, जो खुद को हल्क में बदल उन लोगों पर हमला कर रहा होता है। लेकिन उतने ही देर में उन लोगों का सामना और किसी से नहीं बल्कि सिनिस्टर से होता है, जो जीन के पास पहुंच उसे बताता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है। जो सुन वो थोड़ी सी शांत हो जाती है, लेकिन फिर उस पर हमला करना शुरू करती है और नोटिस कर पाती है कि उसने केबल पर भी हमला कर दिया है। जैसे चिढ़कर वो सिनिस्टर पे अपनी पूरी ताकत से हमला करती है। साथ ही वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मैग्नेटो की तरफ प्रोफेसर जेवियर आ पहुंचे हैं और साथ ही रोग और रोबोटो मिल उनकी टीम पर हमला कर चुके हैं। लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि मैग्नेटो ने प्रोफेसर जेवियर के मुंह को बंद कर दिया है, यही कहते हुए कि उसे उसका ज्ञान नहीं चाहिए। पर वो भूल गया कि प्रोफेसर जेवियर अपने टेलीपैथी की मदद से वो किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो वो करने में भी कामयाब होते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि साइक्लॉप है। और उसे बताते हुए कि उसे उसके हेलमेट पर हमला करना है, यानी कि मैग्नेटो के, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो और उससे उन लोगों के हेल्प मिल सके अर्थ को रिवर्स करने में। साथ ही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सिनिस्टर बॉस्टन के पास पहुंच उसे एक्समैन के बारे
में बताता है, लेकिन ये सुन बॉस्टन समझ जाता है कि वो सिनिस्टर नहीं बल्कि कोई और ही है। और हम देख पाते हैं कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मॉर्फ है, जो बॉस्टन को ट्रिक करने के लिए वहाँ पहुँचे थे, जिसमें वो और 20 भी नाकामयाब हुआ है उसे वो डिवाइस पहनाने में। साथ ही हम काफी सारे सेंटिनल्स को देख पाते हैं जो फॉर्ज की प्लेन पर हमला कर चुके हैं। जिसके साथ साथ बात करें केबल की, तो उसे सिनिस्टर ने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है और वो जीन पर हमला करना शुरू करता है, जिसके सामने वो टिकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन शायद उसे पता चल जाता है कि वो नहीं टिक पाएगी, जिस कारण वो साइक्लॉप को आई लव यू कहती है। और हमें जीन और केबल की लड़ाई में एक धमाका दिखाया जाता है, जिससे साइक्लॉप थोड़ा हैरान है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा हुआ है। लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि वुल्वरीन ने समहाउ मैग्नेटो का हेलमेट निकाल लिया है, जिसकी मदद से प्रोफेसर जेवियर उसे कंट्रोल करना शुरू करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ज्यादा टाइम नहीं कर पाते, क्योंकि हम देख पाते हैं कि मैग्नेटो अपनी पावर को और पावरफुल कर उसे यहाँ वहाँ फैलाने लगता है, जिसके साथ साथ उसने प्रोफेसर जेवियर को उसी का हेलमेट पहना दिया है, यही कहते हुए कि वो अब किसी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी दौरान हम देख पाते हैं कि वुल्वरीन उसे स्टैब कर देता है अपनी क्लॉज की मदद से, जिससे चिढ़कर मैग्नेटो रुकता नहीं बल्कि अपनी पावर्स को और ज्यादा इस्तेमाल कर वुल्वरीन के अंदर मौजूदा सारे एडमेंटियम को बाहर निकाल देता है। जिसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि मैग्नेटो और प्रोफेसर जेवियर बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, जो कि एक भ्रम ही है, क्योंकि प्रोफेसर जेवियर मैग्नेटो के दिमाग के साथ खेल उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एनी हाउ उनकी बात मान ह्यूमन काइंड को बख्श दे, लेकिन वहाँ भी मैग्नेटो रेडी नहीं, जिस कारण ना चाहते हुए प्रोफेसर जेवियर उसे यही कहते हैं अगर वो ऐसा ही चाहता है तो उसे ना चाहते हुए उसके माइंड को हाईजैक करना होगा। जो सुनकर मैग्नेटो उनसे यही कहता है कि इससे उसे और साथ ही प्रोफेसर जेवियर को काफी नुकसान हो सकता है, जिसकी बातों को इग्नोर करते हुए प्रोफेसर जेवियर मैग्नेटो के माइंड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी मदद से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसी के साथ हमें और भी कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, वो भी मार्वल्स के ही, जिनमें कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और डेयरडेविल शामिल है। और ऐसे ही और भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि सभी सेनेटल्स भी उठना शुरू हो चुके हैं, यानी कि बॉस्टन के प्राइम सेनेटल्स जग चुके हैं और उसी के साथ उसने एक्स-मेन की टीम को कैप्चर कर लिया है। पर फिर भी एक्स-मेन की टीम उसे समझाने की कोशिश कर रही है, पर अनफॉर्चुनेटली बॉस्टन उन लोगों की बात नहीं सुनता। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि प्राइम सेनेटल्स ने पूरी दुनिया पर हमला और उसे कैप्चर करना शुरू कर दिया है। साथ ही हम देख पाते हैं कि बॉस्टन केबल को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितनी बार अपनी मॉम को बचाने की कोशिश कर चुका है, पर फिर भी वो उसमें कामयाब नहीं हुआ और इस बार भी ठीक वैसा ही होगा। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम देख पाते हैं कि जीन ने अपनी पावर को और पावरफुल कर लिया है, यानी कि वो अपनी फिनिक्स पावर को इस्तेमाल कर न सिर्फ बॉस्टन को रोकती है, वो भी बीस्ट के बनाए हुए डिवाइस की मदद से, और साथ ही सिनिस्टर्स के पास पहुंच उसकी बॉडी से वो सारे डीएनए निकाल देती है, जिसकी मदद से वो खुद को आज तक यंग रखता आया है। जिसके बाद उन सभी को ऐसा ही लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम देख पाते हैं कि बॉस्टन केबल के एक हाथ को उखाड़ उसकी मदद से खुद के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हुए सभी लोगों को ये बताता है कि वो किस तरह ह्यूमंस को आजादी देने वाला है, यानी कि उन्हें खत्म करके। जिसकी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मैग्नेटो और प्रोफेसर जेवियर दोनों ही बेहोश है, यानी कि सिंपली प्रोफेसर जेवियर उसे उसके माइंड में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ सभी लोग वुल्वरीन को लेकर काफी ही परेशान है और जल्द ही उसे हील करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन बात करें फिर से प्रोफेसर जेवियर की, तो वो जीन और साथ ही साइक्लॉप से कनेक्ट होकर उनसे यही कहता है कि शायद वो मैग्नेटो को याद दिलाने के चक्कर में खुद को ही खो बैठे। जो सुन साइक्लॉप काफी ही हैरान है और वो फिर से प्रोफेसर जेवियर को खोना नहीं चाहता, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं। जिसके साथ साथ जीन सभी लोगों को कनेक्ट करती है, यानी कि टेलीपैथी की मदद से, और उन्हें बताती है कि अभी ही उन्हें लड़ना होगा, वरना आगे कोई भी फ्यूचर नहीं बचेगा। साथ ही हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि गैम्बिट और रॉबर्टो ने बॉस्टन पर हमला करना शुरू कर दिया है। वही दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ने मार्वल की टीम यानी कि कैप्टन अमेरिका की टीम को हमला करने के लिए कह दिया है, वो भी उनके मना करने के बावजूद भी। और वही दूसरी तरफ हम एक्स-मेन की टीम को देख पाते हैं, जो बॉस्टन का सामना करने के लिए आ पहुंची है, जिसका सामना करते हुए बॉस्टन थोड़ा घायल तो हुआ है। जिसके साथ साथ उन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग बॉस्टन से बातचीत करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बॉस्टन उन लोगों की बातचीत नहीं सुनता, क्योंकि उसे ऐसा ही लगता है कि ह्यूमंस कभी नहीं बदलने वाले। जो बात उसकी सच निकलती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि प्रेसिडेंट ने उन लोगों पर न्यूक्लियर हमले करवा दिए हैं, जिस कारण सभी लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली साइक्लोप को अब ऐसा लग रहा है कि वो सभी नहीं बच पाएंगे।
पाएगी, जिस कारण वो उन लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कह रहा है ताकि वो ये सारी सिचुएशन हैंडल कर सके। लेकिन उससे पहले जीन उसे उसके बेटे से मिलवाती है जिसे वो गुड बाय कहने के लिए पहुंचा है। वही दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हैरान है ये जानकर कि जो हमला उन लोगों ने करवाया था वो अब उन लोगों की ही तरफ बढ़ रहा है, जिससे ह्यूमैनिटी को काफी नुकसान हो सकता है, यानी कि उन्हें एक्समेंस पर भरोसा करना चाहिए था। और जब सारी सिचुएशन खराब होने ही वाली होती है तो उसी दौरान हम देख पाते हैं कि प्रोफेसर जेवियर फाइनली मैग्नेटो को मनाने में कामयाब होते हैं, उसे ये बताते हुए कि हर बुरी सिचुएशन में वो उसका साथ देगी, जिस कारण मैग्नेटो उठ खड़ा होता है और उस बड़े से एस्ट्रॉइड को जो अर्थ पर गिर रहा था उसे डिस्ट्रॉय करने में कामयाब होता है। और इसी बीच हमें काफी सारी मार्वल्स के और भी कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सभी लोगों को ये नहीं पता कि एक्समैन जिंदा है या फिर मर चुके हैं। जिसके बाद ये सीन मूव होता है लगभग 6 महीने बाद, जहाँ हम फॉर्ज को देख पाते हैं जो एक्समैन की तलाश करना चाहता है। और उसी के साथ हमें ये सीजन खत्म होते होते दिखाया जाता है कि रोग और नाइट क्रॉलर 300 BC इजिप्ट में पहुंच चुके हैं। वही बात करें साइक्लॉप की तो वो फ्यूचर यानी कि 3960 AD में जा पहुंचा है, जिसके साथ जीन भी मौजूद है। साथ ही नाइट क्रॉलर और रोग के साथ हम प्रोफेसर एक्स को भी देख पाते हैं। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि साइक्लॉप की मुलाकात मदर स्काइनी से होती है और नीथन से, जो अभी काफी ही छोटा है। और जेवियर की टीम की मुलाकात एंस सबानूर से होती है, यानी कि एपोक्लिप्स से। साथ ही प्रेजेंट डे जेनोशिया में हम एपोक्लिप्स को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो काफी सारी डेथ देख हैरान है। और यहाँ पर ये पूरा सीजन खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए अब बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।